फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। में सृष्टि टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे भूगोल पार्ट 4, जिसमें हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिन टॉपिक्स पे यूपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन देता है हम उन पे डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी फोर्थ एंड लास्ट है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट का वेटेज कितना ज़्यादा है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की सीरीज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, आज की हमारी जो मेन फोकस होगा वो हमारा होगा मैपिंग ज्योग्राफी पे। ठीक है, उसके बेस्ड ही हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर सुएज नहर द्वारा भूमध्य सागर से जुड़ा, अर्थात ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है। सेकंड दिया है, लाल सागर सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, यमन, इजराइल और जिबूती से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है केवल एक, अर्थात सिर्फ ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही सही है, अर्थात लाल सागर सुएज नहर द्वारा भूमध्य सागर से जुड़ा है। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें कहाँ गलती है ये भी बात कर लेते हैं। लाल सागर सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, यमन, जिबूती से तो सीमा साझा करता है, लेकिन जो इजराइल यहाँ पे दिया गया है उसे सीमा साझा नहीं करता है। तो इसलिए हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, हमें एक तरफ समुद्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ हमें सीमावर्ती देश दिए गए हैं। हमारे फर्स्ट जो सागर है उसका नाम है एड्रियाटिक सागर, जिसको बताया गया है कि ये अल्बानिया का इससे अल्बानिया एक सीमावर्ती देश है। सेकंड, काला सागर क्रोएशिया जो है सीमावर्ती देश है। कैस्पियन से कजाकिस्तान, भूमध्य सागर से मोरक्को और लाल सागर से सीरिया। तो इसमें जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है केवल 1 और 4, अर्थात जो एड्रियाटिक सागर है, अल्बानिया है, वो एड्रियाटिक सागर से सीमा साझा करता है, सीमावर्ती देश है। वहीं जो मोरक्को है वो भूमध्य सागर से करता है। बाकी जितने भी देश दिए गए हैं और सागर दिए हैं ये एक दूसरे से सीमावर्ती नहीं है। ठीक है, तो हमारा इसका क्या आंसर हो जाता है? आंसर हो जाता है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कैस्पियन सागर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। कैस्पियन सागर अपने खनिज धन के लिए जाने जाने वाला सागर है दुनिया में। ठीक है, सेकंड दिया गया है कि अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रूस द्वारा सीमाबद्ध है। ठीक है, जहाँ तक कि आपको पता होगा कि कैस्पियन सागर की जो सागर है वो कुछ इस प्रकार से है ना, कुछ इस प्रकार से सीमाबद्ध है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये सीमाबद्ध सागर है। इसकी बात करें इसमें कि कौन सा हमारा सही आंसर हो जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाता है, अर्थात ये जो दोनों स्टेटमेंट है वे बिल्कुल करेक्ट हैं। कैस्पियन सागर अपने खनिज धन के लिए जाने जाने वाला सागर है और ये अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रूस द्वारा सीमाबद्ध है। आप इस चीज़ को जो है मैप पे जाके ज़रूर देखिएगा, अपने मैप को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि मैपिंग जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी में एक दो पूछे ज़रूर जाते हैं। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही, जैसे कि अभी हमारा डिलाइट आईएएस टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको मिला है कि हमने डाला है कि जो हाल ही में चर्चा में रही जो जगह है, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल, वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि उनसे कुछ भी 1-2 भी अगर आपके स्टेटमेंट में आ जाता है, तो अगर आपको 2 भी पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन करें, डिलाइट आईएएस। चलिए आगे बढ़ते हुए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। लिथियम त्रिभुज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, लिथियम त्रिभुज, इस चीज़ को समझिएगा। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया है त्रिभुज का बोल रहे हैं, तो यानी कि 3 देश ही होंगे या कोई भी 3 दिशाएं होंगी। ठीक है, त्रिभुज है। चलिए बात कर लेते हैं। तो चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना और को लिथियम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि दुनिया के आधे ज्ञात भंडार बोलिविया में एंडीज रेंज के मध्य पूर्वी ढलान के साथ स्थित हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाता है, इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाता है वो आंसर हो जाता है सी, अर्थात ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है। बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना को लिथियम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिथियम के भंडार मिलते हैं।
और दुनिया के आधे के अधिक भंडार जो हैं लिथियम के वो बोलिविया में एंडीज रेंज के मध्य पूर्वी ढलान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लिथियम त्रिभुज किन किन देशों में माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 पे देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन 5 क्या पूछता है। हाल ही में चर्चा में रहा हाइफा पोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके बारे में हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, यह इजराइल के दो सबसे बड़े वाणिज्यिक बंदरगाहों में से एक है। वहीं सेकंड दिया गया है कि यह उत्तरी इजराइल में स्थित है, जो भूमध्य सागर के निकट अर्थात जो भूमध्य सागर है वह हाइफा पोर्ट के बहुत ज़्यादा निकट देखने को मिलता है। तो इसमें जो आंसर हो जाता है वो भी सी हो जाता है, अर्थात ये जो दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, और जहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे हमें डिस्कस करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दोनों स्टेटमेंट में, दोनों ही स्टेटमेंट या जितने भी स्टेटमेंट हो उनमें कवर हो ही जाती है। अर्थात जो हाइफा पोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ डिस्कस करने जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती है। लोकेशन भी आपको पता है इजराइल में है और भूमध्य सागर के निकट है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, यहाँ पे युग्म दिए गए हैं, आपको नदियाँ दी गई हैं जो कि किस में बहती हैं ये पूछा गया है। ठीक है, मेकांग, जैसे कि मेकांग नदी है वो अंडमान सागर में बहती है। सेकेंड है टेम्स, वो आयरिश सागर में, वोल्गा कैस्पियन सागर में, और जाम्बेची हिंद महासागर में। तो इसमें जो आंसर हो जाता है इसका आंसर हो जाता है बी, अर्थात थर्ड एंड फोर्थ जो है बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ये जो दो नदियां हैं ये बिल्कुल गलत दी गई हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इस पे बात कर लेते हैं। तो बात करें मेकांग नदी के बारे में, तो मेकांग नदी जो गिरती है वो दक्षिण चीन सागर में गिरती है। ठीक है, हमें ये तो पता है कि अंडमान सागर में नहीं गिरती हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि गिरती कहाँ है, तो ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है। ठीक है, वहीं जो टेम्स नदी है वो इंग्लिश चैनल में गिरती है। ठीक है, आयरिश सागर में नहीं गिरती है, इंग्लिश चैनल में गिरती है। और वोल्गा और जाम्बेची तो एकदम करेक्ट है, जो कि कैस्पियन और जाम्बेची हिंद महासागर में गिरती है। तो इसके बारे में और कुछ नहीं रह जाता है जिसको हमें डिस्कस करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सुर्खियों में रहने वाले स्थान, ठीक है, जो हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं, और क्षेत्र और देश के बारे में दिया गया है कि वे किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं, किस देश से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है काशगर प्रांत, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो दिया गया है काशगर प्रांत जो चीन से रिलेटेड है। वहीं दिया गया है नारगोनो कारबाग कराबाक दक्षिण पूर्व एशिया भाषण चार द्वीप म्यांमार। ठीक है, तो इसका आंसर जो देख लेते हैं, इसका आंसर है ए, अर्थात फर्स्ट, केवल फर्स्ट है जो सही सुमेलित है। बाकी दो के बारे में बात कर लेते हैं। नारगोनो कराबाग जो है वो क्षेत्र दक्षिण काकेकश में एक भूमिबद्ध क्षेत्र है जिसमें लघु काकेकश पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। दक्षिण पूर्वी भाग यह जो है श्रृंखला का दक्षिण पूर्वी भाग इसमें शामिल है, और यह क्षेत्र ज्यादातर पर्वतीय एवं वनाच्छादित है। और नारगोनो कराबाग एक विवादित क्षेत्र भी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसके? अजरबैजान के। ठीक है, अजरबैजान। ठीक है, तो आपको ये भी एक नॉलेज हो जाती है। अगर आप टेस्ट सीरीज देखते हैं तो आपको जो नहीं पता होता है आप उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इससे डीमोटिवेट हो, आप इससे कुछ सीख भी सकते हैं। ठीक है, बात करें भाषण चार द्वीप के बारे में। ठीक है, भाषण चार द्वीप के बारे में देखें तो भाषण चार द्वीप बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में एक स्थित द्वीप है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा है। बांग्लादेश सरकार द्वारा कॉक्स बाजार के मुख्य भूमि शिविरों में रोहिंग्या शरणार्थियों के संबंध में ये द्वीप चर्चा में आया था। ठीक है, तो इसलिए यह सुर्खियों में रहा था। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, म्यांमार में नहीं है, यह बांग्लादेश में है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट हो जाता है, जो कि काशगर प्रांत चीन में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8, भारत में लेटराइट मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में कौन से सही हैं। ठीक है, लेटराइट मृदा के बारे में बात हो रही है, तो इसमें स्टेटमेंट जो दिया गया है, लेटराइट मृदाएं भारत में केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाती हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाती हैं। सेकेंड दिया गया है कि यह मृदाएं वृक्ष फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। यह मृदाएं गीले होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं, और सूखने पर यह सिकुड़ जाती हैं।
वहीं दिया गया है कि यह मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती हैं। तो इसका आंसर जल्दी से देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाता है फोर्थ, अर्थात ये मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती हैं। यही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है लेटराइट मृदा के बारे में। बाकी तीन जो स्टेटमेंट है वो एकदम गलत हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं मृदाओं के बारे में, लेटराइट मृदा के बारे में। तो लेटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण एक तीव्र निक्षालन का परिणाम भी हैं। और वर्षा के साथ क्या होता है कि चूना और सिलिका इसमें निक्षालित हो जाते हैं और उच्च तापमान तथा लोह जो होता है वो लोह के जो ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम के यौगिक होते हैं वो इसमें भरपूर मात्रा में शेष रह जाते हैं। और इस बारे में, इस मृदा के बारे में और बात करें तो इन मृदाओं में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और एवं कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो मृदाएं हैं वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए, खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। हमने एनसीईआरटी में भी इस चीज़ को कवर किया है कि लेटराइट मृदा जो है वो काजू की फसल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेडेन जूलियन ऑसिलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये मेडेन जूलियन ऑसिलेशन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। पहले हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। यह प्रशांत महासागर से पश्चिम की ओर हिंद महासागर की ओर बढ़ता है। सेकंड दिया गया है कि यह अनियमित वर्षा का एक भूमध्य रेखीय पैटर्न है। थर्ड स्टेटमेंट है कि यह अपने सक्रिय चरण में लगातार चक्रवाती गतिविधि उत्पन्न करता है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मानसून की शुरुआत कर सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है सी, अर्थात एक सेकेंड। तो इसका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है केवल 2 और 3 जो है स्टेटमेंट ये एकदम करेक्ट है। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मेडेन जूलियन ऑसिलेशन क्या है। तो मेडेन जूलियन ऑसिलेशन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण वायुमंडलीय महासागरीय युग्मित परिघटनाओं में से एक है और इसका भारतीय जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उस पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। वहीं बात करें, इसको हम शॉर्टली एमजेओ भी बोल सकते हैं, मेडेन जूलियन ऑसिलेशन। तो एमजेओ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अंतर मौसमी जलवायु परिवर्तनशीलता का प्रमुख रूप है और यह आमतौर पर 30 से 60 दिनों की समय अवधि में वैश्विक स्थानिक पैमाने पर घटित होता है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देखें तो यह एक व्यापक मौसमी परिघटना है जिसमें वायुमंडलीय परिसंचरण के साथ गहन संवहन भी शामिल है और यह प्रणाली हिंद तथा प्रशांत महासागरों पर धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, पश्चिम की ओर दिया गया है, तो ये गलत हो जाता है, ये पूर्व की ओर धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाता है। आपने देख लिया कि एमजीओ क्या है, तो इसके बारे में आगे ज़रूरी नहीं है, बाकी ये जो 2 स्टेटमेंट है यही काफ़ी हो जाते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। बाकी अगर आपको कोई कमी रह जाए तो आप गूगल कर सकते हैं, आप वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके जो थोड़े बहुत पॉइंट है जो क्लियर नहीं होते हैं वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चूंकि ये क्लास सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन सीरीज़ है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है फिर डिस्कस करने में। लॉन्ग ये क्लास तो है नहीं, तो यदि आपको क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लासेस ज़रूर देखिए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम देख लेते हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष कक्षा के तल के लंबवत हो तो, ठीक है, यदि पृथ्वी का अक्ष कक्षा के तल के लंबवत हो तो इसके क्या परिणाम होंगे। ठीक है, हमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो 3 स्टेटमेंट हैं जिनको देख लेते हैं। फर्स्ट है कि पृथ्वी के सभी स्थानों पर रात और दिन समान होंगे। सेकंड दिया है कि ऋतुओं की उत्पत्ति नहीं होगी और थर्ड दिया है कि आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्त में 24 घंटे का दिन होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात केवल 1 और 2 ही स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट हो जाते हैं, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इसके बारे में जान ले, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी जो पृथ्वी है उसका अक्ष लंबवत होता, ठीक है, अर्थात कैसी है हमारी पृथ्वी, थोड़ी इस प्रकार से, यदि एक सेकेंड रुकिएगा, यह हमारी पृथ्वी है तो ये कुछ इस प्रकार से है ना, अक्ष पे झुकी हुई है ना, 23.5 डिग्री पे झुकी है। और अगर ये ऐसे ना होके, यह ऐसे ना होके अगर ये ऐसे होती, ठीक
कि इस प्रकार से होती, एकदम सीधे लंबवत होती, तो क्या होता, तो पृथ्वी पर सभी स्थानों पर दिन और रात की लंबाई समान हो जाती, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। और देखिए तो विषुवत रेखा पर स्थान जो है वो 12 घंटे के बाद लंबवत की स्थिति पर होगा, ठीक है। और क्या होगा कि इस प्रकार पृथ्वी का जो अक्ष झुका ना होता, अर्थात जो अक्ष है वो ना तो झुका होगा, तो पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की लंबाई समान हो जाएगी, है ना। सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ेगी, पहले तिरछी थी, ठीक है, यहाँ पे पड़ती थी सीधी, नहीं पड़ पाती थी, तो कहीं कहीं पर दिन रात दिन लंबे रात छोटी इस प्रकार से देखने को मिलता है ना। ये सब प्रक्रियाएं क्यों होती हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी थोड़ी सूर्य की तरफ से झुकी हुई है, ठीक है, तिरछी है, लंबवत नहीं है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें ही प्रभाव पड़ते हैं। आगे देखें तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का पथ दीर्घवृत्ताकार है, और ये पृथ्वी और सूर्य दोनों के केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। जो इसकी कक्षा है, जो इसका पथ है, पृथ्वी का अक्ष दीर्घवृत्ताकार तल के लंबवत नहीं है, बल्कि इसमें 66.5 डिग्री के कोण पर यह झुका हुआ है, इसलिए अक्ष इस तल के लंब में क्या होता है, 23.5 के कोण पर झुका हुआ है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान उत्तरी ध्रुव वर्ष के एक भाग में सूर्य की ओर झुका होता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव जो है इसके विपरीत झुका होता है ना। तो आप सभी इस चीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पृथ्वी हल्की सी झुकी हुई है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही नहीं बन रही है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाता है केवल 1 और 2, ठीक है। तो चलिए यही हमारी क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप डिलाइट IAS ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको इस क्लास की PDF फॉर्म भी मिल जाती है, और बाकी आपके प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे वो भी वहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाएं, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, हमें मोटिवेशन, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप हमारी मेहनत से बहुत सेटिस्फाई हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।